नमस्कार, मैं प्रियंका राय राम गुलाम राय यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये प्रिंसिपल है, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि इसके बाद मैं एक और बताऊंगी, थ्योरी बताऊंगी, और उसको भी शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत ही कहा गया है। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि शैक्षिक प्रशासन के प्रकार, जिसमें मैंने 3 प्रकार बताया था। इसमें एक था आधिकारिक शैली, दूसरा था जनतंत्रीय या प्रजातंत्रीय शैली, और तीसरा था हस्तक्षेपीय शैली। इसमें पहले में था कि जो भी नियंत्रण था सत्ता का, वो प्रशासक के हाथ में था, और प्रशासक के आदेश के अनुसार ही बाकी लोग अपना कार्य करते थे। दूसरा जो था उसमें जो था जनतंत्रीय शैली में परस्पर सहयोग के द्वारा कार्य होता है। उसमें सभी लोग अपना सहयोग करते हैं, सभी की भागीदारी होती है, और सबकी बातों को उसमें सुना जाता है, और सबकी बातों को सुन करके और कोई भी निर्णय लिया जाता है। और जो तीसरा प्रकार जो था हस्तक्षेपीय शैली, उसमें ये था कि प्रशासक जो था वो सारा कार्य अपने नीचे के कर्मचारी पे डाल देते थे, और बस कागजी काम पूरा करके वो कार्य को समाप्त मान लेते थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें पहला है दायित्व की सहभागिता का सिद्धांत। दायित्व की सहभागिता का सिद्धांत, इस सिद्धांत में जो भी लोकतंत्रीय संगठन है, प्रबंधन है या प्रशासक हैं, वह दायित्व की सहभागिता के आधार पर ही कार्य करते हैं। क्योंकि इसमें जो है वो सिर्फ आगे बढ़ के विद्यालय में अपने ही कार्य नहीं करना चाहते हैं या उनको नहीं करना चाहिए, बल्कि विद्यालय के जो भी स्टाफ हैं, जो भी अध्यापक हैं, उनको भी कार्य करने का मौका देना चाहिए, या उनके साथ ही साथ जो विद्यालय के छात्र हैं उनको भी कार्य करने का या आगे बढ़ के कोई भी कार्य करने का मौका देना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर, उन अध्यापकों के अंदर और उन बच्चों के अंदर दायित्व बोध रहे, अर्थात वो अपने जिम्मेदारियों को समझें कि हमको क्या कार्य करना है, कैसे करना है, और अपने प्रत्येक कार्य को अपनी जिम्मेदारी के साथ वो करें। क्योंकि जो विद्यालय में अध्यापक होता है वह एक विषय विशेषज्ञ की तरह काम करता है। वो अपनी पूरी जिम्मेदारी को समझते हुए और विद्यालय का जो भी कार्य है वो विद्यालय के अध्यापक को और वहाँ के छात्रों को करना चाहिए, और ये प्रशासक की जिम्मेदारी है कि वह आगे बढ़ने से संकोच करे, अर्थात कोई भी कार्य आगे बढ़ चढ़ के न करे, बल्कि वहाँ के छात्र, वहाँ के शिक्षक और जो भी उस संस्था में कार्य करने वाले लोग हैं उनको भी जिम्मेदारी दे और उनको कार्य करने को बताए कि हाँ कैसे कार्य करना है, जिससे कि वह विद्यालय के कार्यों को जिम्मेदारी से कुशलतापूर्वक कर सकें। नंबर 2 है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको अपने साथ कार्य करने वाले जो नीचे के लोग हैं उनको हीनता की भावना से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनको भी कार्य करने में समानता का अवसर देना चाहिए, और साथ ही साथ उनको जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उनको धीरे धीरे उस चीज़ों को बताना चाहिए। अगर जैसे उनको हम कोई चीज़ वो करने जा रहे हैं और वो तुरंत हम उनको डांट देंगे या मना कर देंगे या नहीं आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर उस व्यक्ति के अंदर जो है वो हीनता की भावना घर कर जाए कि हम तो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो जो विद्यालय में जो शिक्षक है उसका भी सहयोग लेना चाहिए प्रशासक को, और उसको धीरे धीरे बातों को बताना चाहिए, और धीरे धीरे वो व्यक्ति उस बातों को सीख लेगा, उसके अंदर हीनता की भावना भी नहीं रहेगी, और जो भी विद्यालय का प्रशासन है या जो भी कार्य है वह आसानी से हो जाएगा। तो इसके लिए प्रशासक को जो भी कार्य हैं उसको समान अधिकार दे करके, वहाँ के जो भी कार्य करने वाले लोग हैं उनको समान अधिकार दे करके और कार्यों को संपादित कराना चाहिए। इससे दोनों में समानता की भावना बनी रहेगी और हमारा जो समानता का सिद्धांत है वो भी अपने
अपने हिसाब से कार्य करता जाएगा। तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस सिद्धांत में जो भी कार्य है वो नियंत्रित वातावरण में होने के साथ साथ उसमें स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अगर व्यक्ति हमेशा नियंत्रित वातावरण में काम करेगा तो जो भी कार्य करने वाला व्यक्ति है उसमें धीरे धीरे आत्मविश्वास की कमी होती जाएगी। और इससे क्या होता है कि जो कार्य है वो शायद उतना अच्छे प्रकार से न हो या उस पर कुछ प्रभाव पड़े। तो इसके लिए ये नहीं कि हमको एकदम खुली छूट दे देनी चाहिए, नहीं, खुली छूट नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो भी विद्यालय के हित में हो वो कार्य करना चाहिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा नरमी के साथ एक लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि वो कार्य आसानी से हो भी जाए और उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, हम जो हमारा कार्य करने का उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए। तो इसमें हमको ध्यान देना चाहिए कि प्रशासक को सभी का हित ध्यान में रख करके ही कोई कार्य करना चाहिए और सबको कार्य करने में स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। नंबर 4 है सहयोग का सिद्धांत। सहयोग के सिद्धांत में हम देखते हैं कि जो प्रशासनिक कार्य है उसमें सभी व्यक्तियों का कार्य बटा होता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको मतलब जितने भी लोग होते हैं उनका कार्य प्रशासनिक स्तर पर बटा होता है। लेकिन कोई भी कार्य सफलतापूर्वक तभी हो सकता है जब वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों में परस्पर सहयोग की भावना विद्यमान होगी। अर्थात जब हम किसी कार्यस्थल पे काम करते हैं या किसी भी जगह कार्य करते हैं तो वहाँ पे हमारे साथी लोग हैं या हमारे स्टाफ के जो मेंबर हैं या उस जगह पे जो कार्य करने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करना चाहिए, जिससे सभी का कार्य आसानी से हो जाए और जो कार्य है जिस लक्ष्य के लिए या जिस उद्देश्य के लिए वो कार्य किया जा रहा है उसकी पूर्ति भी आसानी से हो जाए। और इससे सद्भावना का विकास भी होगा और सद्भावना का विकास करना भी प्रशासन का ही कार्य है, जिससे वहाँ का जो भी कार्यस्थल है वहाँ पे कार्य करने वाले लोगों के बीच परस्पर सहयोग की भावना रहे। न्याय का सिद्धांत। नंबर 5 है न्याय का सिद्धांत। जो लोकतांत्रिक संगठन है, प्रबंधन है या प्रशासक है, यह सभी जो हैं वह स्कूल के जो मुख्य अध्यापक हैं मतलब जो हेड हैं विद्यालय के, उनसे न्याय की उम्मीद रखते हैं। तो जो भी विद्यालय के हेड हैं या जो प्रशासक हैं उनको चाहिए कि वह विद्यालय में सबके साथ एक समान व्यवहार करें, जिससे किसी अध्यापक के अंदर ये भावना ना आए कि अरे उनको तो बहुत ज़्यादा मतलब प्राथमिकता दी जा रही है और किसी को कम प्राथमिकता दी जा रही है। इससे क्या होगा कि एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा की भावना हो जाएगी या कहें कि एक दूसरे के में विरोध की भावना हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, विरोध की भावना जन्म लेगी और जिससे विद्यालय का माहौल जो है वो खराब हो जाएगा। तो एक प्रशासक को चाहिए कि विद्यालय का माहौल न खराब हो और वह वहाँ कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार करे, जिससे विद्यालय का जो माहौल है वो सुचारू रूप से वहाँ की व्यवस्था चले और वहाँ का जो वातावरण है वह दूषित न हो और विद्यालय में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मन से स्वस्थ रहे और सभी अपना कार्य कुशलतापूर्वक करें। अन्याय जो है वो निराशा और कुंठा को जन्म देता है। जो विद्यालय का मुख्य प्रशासक है उसको चाहिए कि जो भी लोग हैं किसी के साथ अन्याय न हो और जो भी वहाँ कार्य करने वाले लोग हैं अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो धीरे धीरे उनमें हिंसा की भावना आ जाएगी और उनके सहयोग में कमी हो जाएगी। तो इसीलिए प्रशासक को सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए और कार्यों का विभाजन सभी लोगों से पूछ के और करना चाहिए, जिससे कि जो भी कार्य हो सही हो और सबके साथ न्याय का व्यवहार हो। अगला है वैयक्तिक योग्यता की पहचान का सिद्धांत। वैयक्तिक योग्यता की पहचान का सिद्धांत अर्थात व्यक्ति के अंदर जो भी योग्यताएं हैं उसको उसके अनुसार ही उनको कार्य देना चाहिए और जो प्रशासक है जब उसकी योग्यता को पहचान के कार्य दिया जाएगा तो उस कार्य को कुशलतापूर्वक वो कर पाएगा। जो व्यक्ति है जब उसको कोई कार्य दिया जाएगा
और उसको उनकी कुशलता से उसको परिचित करा दिया जाएगा, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा और उस व्यक्ति को लगेगा कि हाँ, जो मैं कार्य कर रहा हूँ सही है, और वो छात्रों का सहयोग लेकर के और जो उसके अंदर अपनी कुशलता है उसके द्वारा वह कार्यों को अच्छे प्रकार से करेगा, और जिससे जो भी कार्य है वो आसानी से बहुत अच्छे प्रकार से पूरा हो जाएगा और उसमें कहीं कोई असुविधा नहीं होगी और कार्य जो है वो एकदम सही तरीके से हो जाएगा। अगला है नेतृत्व का सिद्धांत। नेतृत्व के सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो भी मुख्य अध्यापक है उनके अंदर नेतृत्व की भावना होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ के कार्य करने वाले लोग कुछ सीख सकें और उनसे प्रेरणा लेकर के लोग अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से कर सकें। जो मुख्य अध्यापक हैं वो विद्यालय में कार्य करने वाले वहाँ के स्टाफ और छात्र, माता पिता, अभिभावक जो भी हैं, इनके बीच में भी वो नेतृत्व का काम कर सकते हैं, जिससे कि जो भी कार्य विद्यालय का है वो आसानी से हो सके और इससे जनसंपर्क भी बढ़ेगा और जो विद्यालय के कोई का कार्य है वो आसानी से होगा और जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि कार्य बेहतर होगा और कार्य में कोई कमी नहीं रहेगी, अर्थात अगर कोई कमी रहती भी है तो धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। नेतृत्व का गुण मुख्य प्रशासक के अंदर अगर है तो वहाँ का स्टाफ भी धीरे धीरे उन गुणों को सीखता है और अपने अंदर वो बदलाव लाते हैं वहाँ के लोग और धीरे धीरे उन चीज़ों को ग्रहण करते हुए अपने कार्यों को सुधार की ओर ले जाते हैं और जिससे उनका कार्य अच्छे प्रकार से होता है और कोई भी कार्य करने में उनको असुविधा नहीं होती है। अगला है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय के सिद्धांत से तात्पर्य है कि इस विद्यालय का विद्यालय का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यालय के अंदर का है, अगर उसको सफल बनाना है, उसको अच्छी प्रकार से चलाना है तो समन्वय के सिद्धांत का पालन करना बहुत ज़रूरी है या इस सिद्धांत को अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि बिना समन्वय के, बिना सामंजस्य के कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो जो मुख्य प्रशासक हैं या विद्यालय के जो भी प्रशासक हैं, प्रबंधन है वहाँ का या जो लोकतांत्रिक संगठन है विद्यालय का, उनको चाहिए कि विद्यालय के में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, वहाँ के जो भी स्टाफ हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको साथ परस्पर सहयोग की भावना रखें, समन्वय स्थापित करें, सामंजस्य स्थापित करें, जिससे विद्यालय प्रशासन का जो कार्य है वो आसानी से प्राप्त हो सके और जो लक्ष्य है उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकें। अगला है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत जो भी विद्यालय संगठन, प्रबंधन या प्रशासक है उनको लचीला होना चाहिए। उनको अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनको अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस लचीलेपन से क्या होगा कि जो भी परिणाम होंगे वो बहुत बेहतर निकल के आएंगे। और लचीलेपन का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे जीभ हमारी जो है वो बहुत लचीली होती है और ये मतलब इतने दांतों के बीच में कहते हैं कि 32 दांतों के बीच में जो जीभ है वो बहुत लचीली होती है। तो जो भी विद्यालय का संगठन है, प्रशासन है, प्रबंधन है, उसको अपने नीतियों में और अपने दृष्टिकोण में समय समय में परिवर्तन करना चाहिए, जिससे विद्यालय प्रशासन में कोई असुविधा किसी को न हो और उनका जो भी उनका लक्ष्य है, जो कार्य है, उनका आसानी से हो पाए और किसी को असुविधा न हो। तो इसके लिए उनको अपने कार्य में लचीलापन हम नहीं कहेंगे, लेकिन अपने जो दृष्टि है, जो सोचने का तरीका है, जो देखने का नज़रिया है, उसमें परिवर्तन लाना चाहिए और अपनी जो नीति निर्धारण किया उसमें भी परिवर्तन ला करके हम अपने कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। अगला है कार्यकुशलता का सिद्धांत। कार्यकुशलता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो भी विद्यालय का संगठन है, प्रबंधन है या प्रशासन है विद्यालय का, उन सभी को अपने जो भी स्टाफ के लोग हैं उनकी कार्यकुशलता को, उनकी रुचियों को, उनके योग्यताओं को ध्यान में रख करके ही कार्यों का विभाजन करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अगर कोई कहता है कि हमको ये कार्य करने में ज़्यादा सुविधा है तो उस व्यक्ति को वही कार्य करने को देना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई कार्य किसी पे थोपना नहीं चाहिए। इससे जो प्रशासन है विद्यालय का उसको उपयुक्त समय पे उपयुक्त व्यक्ति हमेशा मिलते रहेंगे अपने कार्य को सुचारू रूप से
करने के लिए मतलब कहीं भी वो उपयुक्त स्थान पे अगर उस तरह के व्यक्तियों को बुलाते हैं तो उनको वो व्यक्ति वहाँ पे मौजूद मिलेंगे, उन लोगों को वो पाएंगे और वो व्यक्ति अपने कार्यों में एकदम परफेक्ट रहेंगे। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति की रुचि हो उसी के अनुसार उनको कार्यों का विभाजन करना चाहिए। अगला है आशावाद का सिद्धांत। आशावाद के सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो भी स्कूल संगठन करता है, प्रबंधक हैं, प्रशासक हैं, उनको हमेशा आशावादी होने चाहिए, क्योंकि अगर वो निराशावादी होंगे तो इससे अविश्वास की भावना फैलेगी। जो प्रबंधक या प्रशासक या भी जो भी संगठन के लोग हैं, उनको किसी पे संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को कार्य दे रहे हैं और संदेह कर रहे हैं उसके साथ साथ, तो हो सकता है वह व्यक्ति अपना कार्य अच्छे प्रकार से न कर पाए। और जब हम उससे आशा रखेंगे कि नहीं आप ये काम बहुत अच्छा करेंगे, आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे और जो कार्य आपको दिया गया है उसको आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, मैं ये आशा करती हूँ कि आपको जो भी कार्य दिया जा रहा है इस कार्य को आप बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। तो जो व्यक्ति है जिसको ये जिम्मेदारी दी जा रही है कार्य करने की, वह बहुत ही अच्छी प्रकार से उस कार्य को करेगा। और अगर हम उससे पहले कहेंगे कि अरे नहीं ये तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर उस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी और फिर वो कार्य उतना प्रभावी ढंग से नहीं कर पाएगा। और हम जब हम किसी व्यक्ति से कोई आशा करते हैं और किसी कार्य को देते हैं और वो व्यक्ति अच्छा करता है, तो 2-4 लोग और देख करके उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम व्यक्ति में निराशा की भावना भर देंगे तो उससे क्या होगा कि कोई फिर उस कार्य को आगे बढ़ के करने के लिए आगे नहीं आएगा। तो जो भी विद्यालय का संगठन है या जो प्रबंधक है, प्रशासन है या जो वहाँ के नियंत्रण करता है, उनको अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया जा रहा है तो उसको पूर्व आशा और विश्वास के साथ उस कार्य को सौंपना चाहिए, जिससे कि जिस व्यक्ति को वो कार्य दिया जा रहा है वह पूरी अच्छे से उस कार्य को करे। तो बच्चों आज इतना ही। कल जो है आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कि शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।